आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज आया है जीएसटी में। तो वो क्या चेंज है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है जीएसटी के पोर्टल पे न्यूज एंड अपडेट में, जो कि 3 सितंबर को आई थी। तो वीडियो में हम पूरा का पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एक स्टेप हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। न्यूज एंड अपडेट में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि 3 सितंबर को आई है। तो मैं यहाँ पर इसका पूरा रीड करती हूँ, कंप्लीट एडवाइजरी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डिस्कस करने से पहले हम जो अभी प्रोसेस करंटली जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो, अब GSTR1 फाइल करता है सप्लायर, जो सप्लाई करता है उसमें सारी डिटेल्स डालता है जिसको उसने सप्लाई की होती है, जो कि परचेजर होता है। उसी के ही बेसिस पे GSTR2 जो होती है वो अपडेट होती है उन पर्सन्स की जिसने परचेज किया है, जिनको सप्लाई जो है रिसीव हुई है। और इसी के बेसिस पे जो है GSTR3 जो है ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है GSTR1 और GSTR2 के बेसिस पे। तो बेसिकली जो परचेजर होते हैं उनको जो उनकी डिटेल आती है GSTR2 में, तो काफी सारी ऐसी डिटेल होती है, ITC ऐसे होते हैं कि जिनको वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो अभी ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। तो देखो, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उनको फैसिलिटी दी गई है कि वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं ITC को। तो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। टू एनेबल टैक्सपेयर टू एफिशिएंटली एड्रेस कर पाए इनवॉइस करेक्शन और अमेंडमेंट विद देयर सप्लायर थ्रू द पोर्टल, अब न्यू कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है लाया गया है पोर्टल पे। ये फैसिलिटी कर रहे हैं, ये फैसिलिटेट कर रहा है टैक्सपेयर को कि वो मैच कर सके अपने रिकॉर्ड को, इनवॉइस को जो कि इश्यू किए गए हैं सप्लायर ने फॉर अवेलिंग ITC। ठीक है, जो सप्लायर GSTR1 में डालता है उससे वो मैच कर पाए। ये जो GSTN इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं आ रही है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, जो कि अलाउ कर रही है रिसिप्टेंट टैक्सपेयर को कि वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और पेंडिंग भी कर सकता है इनवॉइसेस को, जो कि अगर पेंडिंग करता है तो उसको अवेलेबल लेटर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो पेंडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो बाद में लेटर वो अवेल कर सकता है। तो जो फैसिलिटी है 1 अक्टूबर से आ रही है जीएसटी के पोर्टल पर। कोड में जाओगे, रिटर्न में जाओगे, फिर यहाँ पर IMS डैशबोर्ड के नाम से आ रही है। तो देखो, इस टाइप की कुछ दिखेगी। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो या फिर पेंडिंग कर सकते हो। अगर आप पेंडिंग करोगे तो आपको लेटर ऑन दिख जाएगी, रिजेक्ट करोगे तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, this add functionality will be major enhancement in ITC ecosystem of GST. Now only the accepted invoices by the recipient will part of GSTR2B. तो देखो, मैंने आपको बताया है कि GSTR1 के बाद आपको IMS में दिखेगी। IMS में आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करते हो, उसके बेसिस पे आपको GSTR2B में दिखेगी। तो यहाँ पर विल पार्ट ओनली द एक्सेप्टेड इनवॉइसेस बाय द रिसिप्टेंट। जो एक्सेप्टेड इनवॉइसेस है वही आपको GSTR2B में दिखेगी एज एलिजिबल ITC। देयरफॉर IMS जो प्रोवाइड करता है टैक्सपेयर को अपॉर्चुनिटी कि वो रिव्यू करे जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसीव्ड इनवॉइसेस। अगर सप्लायर सेव करेगा कोई भी इनवॉइस GSTR1 में, IFF में या फिर 1A में, तो सेम ही इनवॉइस उसको रिफ्लेक्ट होगा IMS डैशबोर्ड में। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो GSTR1 में करेगा उस बेसिस पे आपको IMS में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आपको कहाँ दिखेगा ये IMS का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में रिटर्न में जाके IMS डैशबोर्ड में इनवॉइसेस जो कि रिफ्लेक्ट होंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया है IMS डैशबोर्ड पे, वो शोन किया है पिक्चर अबव में। तो रिसिप्टेंट जो है उनको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और पेंडिंग भी रख सकता है। ये जो एक्शन है ये लिया जाएगा जब वो रिकॉर्ड सेव कर रहा होगा GSTR1 में। सेव कर रहा होगा ना GSTR1 या GSTR1 में, तो उसी टाइम जो है IMS डैशबोर्ड में शो हो जाएगा और वो इजीली जो एक्शन ले सकता है। कब तक वो ले सकता है? जब तक जो है रिसिप्टेंट टैक्सपेयर ने फाइल नहीं की है अपनी GSTR3B। तो जब तक वो GSTR3B फाइल नहीं करता तब तक वो जो है एक्शन ले सकते हैं IMS डैशबोर्ड पे। अगर रिसिप्टेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रिसिप्टेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया
IMS में इनवॉइस के ऊपर, देन इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड एंड विल मूव टू GSTR 2B एज एन एक्सेप्टेड इनवॉइसेस। तो अगर उसने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, कोई भी एक्शन, अगर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो उस केस में माना जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेंस, और वो सारे जो है इनवॉइसेस जो है वो एक्सेप्टेड इनवॉइसेस माने जाएंगे और मूव कर देंगे GSTR 2B में। देखो बेसिकली मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया, GSTR 1 के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आएगी, IMS में आ जाएगी, IMS के बेसिस पे GSTR 2B में आएगी। तो देखो IMS में आपके पास जो ऑप्शन होंगे एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का और पेंडिंग का, तो इन केस अगर आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया IMS में तो आपको क्या माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेड कर दिया, ये वो डीम्ड, साइलेंट होना, आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका माना जाएगा कि आपने डीम्ड एक्सेप्टेड कर दिया और आपका GSTR 2B में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो सारा IMS वाला सिस्टम है ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कई पर्सन ये सोच रहे कि एक और काम बढ़ गया, तो ये सिर्फ ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब मुझे इतने सारे इनवॉइसेस है मैं कैसे करूंगी, तो वो सिर्फ उनके लिए ऑप्शनल है। अगर आप कोई भी स्टेप नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो उस केस में आपका डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा और आपका सारा का सारा IMS से उठकर GSTR 2B में आ जाएगा। अगर सप्लायर अमेंड करता है डिटेल सेव्ड इनवॉइसेस को GSTR 1 में बिफोर फाइलिंग GSTR 1, तो उस केस में जो अमेंडेड इनवॉइस है वो रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल इनवॉइस को IMS में, चाहे कोई भी एक्शन लिया हो ओरिजिनल इनवॉइसेस पे। अगर GSTR 1 में अमेंड होता है इनवॉइस, तो उस केस में जो है वो जो अमेंडेड इनवॉइस है वो ओरिजिनल इनवॉइस की जगह आ जाएगा, चाहे रिसिप्टेंट ने उसके ऊपर ओरिजिनल इनवॉइस पे कोई एक्शन लिया हो या फिर नहीं लिया। नेक्स्ट है, इन केस सप्लायर ने अमेंड किया हो कोई इनवॉइस फाइल्ड इन GSTR 1 थ्रू GSTR 1A के थ्रू अमेंड किया हो, तो उस केस में द सेम विल फ्लो टू IMS में आ जाएगा। However, ITC corresponding to the same will flow in GSTR 2B of recipient generated for the subsequent month only, तो वो नेक्स्ट वाले मंथ में आएगा। The invoices which will be kept pending can be availed by taxpayer at any future point of time। जो देखो हमारे पास एक्सेप्ट, रिजेक्ट और जो तीसरा पेंडिंग वाला ऑप्शन है, तो जो पेंडिंग वाले ऑप्शन वाले इनवॉइसेस है वो कब तक रहेंगे, वो फ्यूचर ऑफ टाइम तक रहेंगे, बट नॉट लेटर देन लिमिट प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 16(4) ऑफ CGST एक्ट। मतलब जो लिमिट दी हुई है ना सेक्शन 16(4) में कि आप तब तक ही ले सकते हो क्रेडिट, तब तक ही रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। All the invoices, records reported or saved by the tax supplier taxpayer in GSTR 1 or GSTR 1A will be available in IMS dashboard of the recipient taxpayer for taking action। Supplier able है वो किसी कर सकता है क्या एक्शन लिया है रिसिप्टेंट ने, जो भी एज टेकन ऑन द इनवॉइसेस इन एन IMS। तो सप्लायर एबल है कि वो देख सकता है कि क्या एक्शन लिया गया है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ GSTR 2B ओनली द फाइल्ड इनवॉइसेस रिकॉर्ड बाय द सप्लायर विल बी कंसीडर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ITC। ठीक है, तो based on the current cut-off dates, action taken by recipient, a draft GSTR 2B will be made available to the recipient on 14th of subsequent month currently being generated। However, लेकिन जो रिसिप्टेंट है विल बी फ्री है कि वो एक्शन ले सकता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कीप पेंडिंग इवन आफ्टर जनरेशन ऑफ GSTR 2B टिल द फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। मतलब 3B तक, जब तक 3B उसने फाइल नहीं की तब तक वो फ्री है कि वो एक्शन ले सकता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग का। अगर रिसिप्टेंट टैक्सपेयर ने ले लिया एक्शन ऑन एनी इनवॉइसेस आफ्टर 14th ऑफ मंथ, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू रिकम्प्यूट देयर GSTR 2B। अगर उसने एक्शन लिया है किसी भी इनवॉइस का 14th के बाद, तो उसको जरूरी है कि वो उसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा GSTR 2B में। However, they will not be able to take any action after filing of GSTR, लेकिन वो GSTR 3B के फाइल होने के बाद कोई भी एक्शन नहीं ले सकता उस मंथ में। It will be noted that till GSTR 3B is filed by the taxpayer, GSTR 2B for subsequent month will not be generated। सबसे important बात है कि अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की, इट में बी नोटेड दैट जब तक आप GSTR 3B फाइल नहीं करोगे तब तक जो है आपकी नेक्स्ट मंथ की जो है GSTR 2B को जनरेट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने GSTR 3B इस मंथ की फाइल नहीं की तो नेक्स्ट मंथ में आपका GSTR 2B जो है वो जनरेट नहीं होगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टेकन बाय टैक्सपेयर इनवॉइसेस रिकॉर्ड्स कैन बी कैटेगराइज जो है
4 चीजों में कैटेगराइज हो गए, कोई एक्शन टेकन नहीं लिया जाएगा, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते तो आपका डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर आप एक्सेप्टेड करते हो तो आपका जीएसटीआर 2B का में पार्ट हो जाएगा, वो रिजेक्टेड करते हो तो कंसिडर नहीं किया जाएगा जीएसटीआर 2B के जनरेशन में, और अगर पेंडिंग करते हो तो ये जो रिकॉर्ड है कंसिडर नहीं किया जाएगा जीएसटीआर 2B जनरेशन उस मंथ की, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन आईएमएस इटसेल्फ फॉर फर्दर एक्शन इन सब्सिक्वेंट मंथ में जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं डाल रही टैक्स पेयर पे। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते, जैसे अभी आप कोई एक्शन आ गया फैसिलिटी का, जैसे अगर भी आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है एक्शन लेने की, ऐसी अगर आप कोई एक्शन फ्यूचर में भी नहीं लेते तो क्या माना जाएगा कि ये डीम्ड एक्सेप्टेड है और टैक्स पेयर इंटरवेंशन विल बी ओनली बी रिक्वायर्ड इन केस रिकॉर्ड नीड टू बी रिजेक्टेड और कीप्ड पेंडिंग। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्वार्टरली वाले टैक्स पेयर की बात करें तो ये जीएसटीआर 2B विल नॉट बी जनरेटेड फॉर मंथ 1 2 फॉर QRMP। ये जो जीएसटीआर 2B है वो क्वार्टरली बेसिस पे ही जनरेट होगी। Then है flow of IMS. All the outward supply reported in GSTR 1 shall be populated in the IMS of the recipient for taking an action accept, reject, pending. तो accepted record जो पार्ट है ITC अवेलेबल का हो जाएगा, देन रिजेक्टेड है वो पार्ट हो जाएगा ITC रिजेक्टेड का। देखो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, पर आपका एक नई इंफॉर्मेशन ऐसे और दिखने लग जाएगी। डैशबोर्ड रिटर्न आईएमएस डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पर दिखने लग जाएगी आपने कितने नंबर ऑफ एक्शंस लिए हैं, कितने आपके एक्सेप्टेड है, कितने रिजेक्टेड है और कितने पेंडिंग है। तो यहाँ पर यही दे रखा है, पेंडिंग रिकॉर्ड विल नॉट पार्ट ऑफ जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B। सच रिकॉर्ड विल रिमेन ऑन आईएमएस डैशबोर्ड पे रहेंगे till the time same is accepted or rejected. Pending action shall not be allowed in following scenario. इन following scenario में जो है pending action नहीं allowed किए जाएंगे। अगर ओरिजिनल क्रेडिट नोट होगा तब नहीं किया जाएगा pending action allowed। अगर अपवर्ड अमेंडमेंट होगी क्रेडिट नोट की रिस्पेक्ट ऑफ द एक्शन टेकन बाय रिसिप्टेंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। अगर डाउनवर्ड अमेंडमेंट होगी क्रेडिट नोट की, अगर ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय द रिसिप्टेंट। द डाउनवर्ड अमेंडमेंट होगी इनवॉइस या डेबिट नोट की, जहां पर जो है ओरिजिनल इनवॉइस या डेबिट नोट एक्सेप्टेड होंगे रिसिप्टेंट के द्वारा एंड रिस्पेक्टिव जीएसटीआर भी हैज आल्सो बीन फाइल्ड। तो जो इन केसेस में 4 केसेस है जिसमें आपको पेंडिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं की पॉइंट्स क्या है आईएमएस के। तो डीम्ड एक्सेप्टेड मैंने आपको बता दिया, अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा और ये मैंडेटरी है कि आपको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा जीएसटीआर 2B को फ्रॉम द आईएमएस डैशबोर्ड इन केस ऑफ अगर आप कोई चेंज करते हो तो, ठीक है। इन केस ऑफ एनी चेंज इन एक्शन ऑलरेडी टेकन ऑन कंसर्न्ड रिकॉर्ड और एनी एक्शन टेकन आफ्टर 14th of month दैट इज अ डे ऑफ जनरेशन ऑफ ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B। अगर आप कोई एक्शन लेते हो चेंज करते हो तो इस केस में आपको जो है रिकम्प्यूट करना पड़ेगा जीएसटीआर 2B को। देखो यहाँ पर फॉलोइंग सप्लाई, जो ये सारी सप्लाई है वो आईएमएस में नहीं जाएगी और डायरेक्टली जो है पॉपुलेटेड होगी जीएसटीआर बी में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी कि ये वाली जो सप्लाई है आईएमएस में जाएगी ही नहीं, है सिर्फ जीएसटीआर 3B में डायरेक्टली पॉपुलेटेड हो जाए, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। एक तो इनवर्ट्स आरसीएम वेयर सप्लाई हैज रिपोर्टेड इन टेबल 4B and supplies where ITC is not eligible due to section 16(4) of CGST or on account of POS rule। ठीक है, तो ये जो दोनों केसेस है ये आपका आईएमएस में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली आपका जीएसटीआर 3B में जाएगा। आपको बता दें जो रिकॉर्ड है आईएमएस डैशबोर्ड में कब दिखेगा, जब वो रिकॉर्ड सेव करेगा सप्लायर रिस्पेक्टिव फॉर्म पे और रिसिप्टेंट जो एक्शन ले सकता है सच रिकॉर्ड पे। हाउ एवर सच रिकॉर्ड पॉपुलेटेड हो जाएगा जीएसटीआर 2B में आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन जीएसटीआर 1। Our accepted, deemed accepted, rejected record will move to IMS dashboard after filing of respective GSTR 3B। तो जो एक्सेप्टेड है, डीम्ड एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड इनवॉइसेस है वो आईएमएस डैशबोर्ड से बाहर चले जाएंगे। पेंडिंग रिकॉर्ड विल रिमेन ऑन जो पेंडिंग वाले हैं वो आईएमएस डैशबोर्ड में रहेंगे। सेकंड पॉइंट है जीएसटीआर 2B अब सिक्वेंशियल हो गया है, सिस्टम जनरेट करेगी जीएसटीआर 2B किसी रिटर्न पीरियड की तभी जब जीएसटीआर 3B ऑफ प्रीवियस रिटर्न पीरियड इज फाइल्ड। तो अगर आपने जीएसटीआर 3B इस पीरियड की फाइल कर दी है उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 2B जो है आपके सामने शो होगी, वरना नहीं होगी। तो
होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे वर्क करेगा ये। तो इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और आपको बेसिकली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इसे बर्डन की तरह मत लें, सिर्फ ये ऑप्शनल ही है, कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे GSTR 2B में सही इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आया, इनवॉइसेस सही नहीं आई, तब उनके पास अब ऑप्शन है कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।